अब हर बच्चा होगा कामयाब, वो भी नॉर्मल फीस में। इम्पल्स 24 लेकर आया है सिरसा में पहली बार कक्षा 9वीं से 12वीं तक आईआईटी व एनईईटी की हाइब्रिड क्लासेस, जो आपके बच्चों को देगी स्कूली शिक्षा के साथ ही उनके मनपसंद क्षेत्र में भविष्य बनाने की शानदार ट्रेनिंग। ध्यान रहे, सेशन 2023 से 24 के लिए केवल 50 ही सीटें हैं, तो आज आपके पास है सुनहरा अवसर। जल्द से जल्द अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और पाएं शिक्षा के साथ करियर संबंधी हर समस्या का समाधान। रेजिडेंशियल और डे बोर्डिंग दोनों प्रकार के बच्चों के लिए हाइब्रिड शिक्षा का एकमात्र संस्थान। लड़कियों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट करें इम्पल्स 24 ग्राउंड फ्लोर बंसल पैलेस के साथ नजदीक सुरखाप चौक सिरसा। हमारे नंबर पर आप संपर्क करें 7404169680, साथ ही 8929551111 पर। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में मंत्री जी के सामने अपनी जो है वो ज़मीन पे कब्जा ना हो और जान से मारने की धमकी है, अपनी जान जो है वो ना गंवानी पड़े, इसके लिए सुरक्षा की गुहार लगाने जो है वो दड़बा कलां का एक निवासी पहुंचा था और आरोप किस पे लगे थे? ज़मीन हथियाने के और जान से मारने की धमकी देने के। दड़बा कलां गांव की सरपंच संतोष बेनीवाल, जो कि सरपंच एसोसिएशन की उप प्रधान भी हैं, उनके पतिदेव पे जो है वो आरोप लगे थे। नंदलाल बेनीवाल उर्फ कालू ठेकेदार उनको बोला जाता है। तो उस वीडियो में उस युवक ने तमाम दावे किए कि मेरे पास कागज़ हैं, ज़मीन मेरी है और गांव के सरपंच हैं या सरपंच प्रतिनिधि हैं, वो जो है वो उस पर बेवजह के दबाव बना रहे हैं कि ये ज़मीन जो है वो अपने भाई को देनी होगी। हालांकि उसने ये भी कहा था कि अपने भाई को उसके पिताजी ने जो वो बेदखल भी करवा दिया था और ये भी आरोप लगाए थे कि खेत के अंदर गेहूँ की फसल एज इट इज़ खड़ी हुई है, उसको काटने नहीं दिया जा रहा है। तो सोचा कि जो उस युवक ने आरोप लगाए थे, जो कागज़ दिखाने की बात कही थी, तो वो कागज़ भी देखे जाए और खेत में जा कर के उसकी फसल भी देखी जाए, क्या वाकई में अभी तक खड़ी है या फिर झूठ जो है वो लगातार बोला जा रहा था। तो अब यहाँ पे मैं उस खेत में मौजूद हूँ। ये श्रवण कुमार मेरे साथ मौजूद है और अपने हाथ में जो ये तमाम कागजात लिए हुए यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये गेहूं की फसल दिखाना चाहूँगा। गेहूं जो है वो पकी पकाई बिल्कुल तैयार है, लगातार सूख रही है। ज़्यादा और ज़्यादा अगर सूखेगी तो इसमें नुकसान होने की पूरी संभावना है। अब ऐसे में ये केवल क्या, ये एक ही खेत है जिसमें गेहूं यहाँ पे खड़ी हुई है। तो आसपास मैं आपको चारों तरफ कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि कैमरा घुमा करके दिखाए। यहाँ पे गेहूं की फसल निकाल करके तूड़ी बनाने का काम करके और लगभग जो है वो बिजाई भी कुछ है किसानों ने यहाँ पे कर दी है, नरमा की बिजाई कर दी है या ज़मीन में जो है वो सिंचाई वगैरह करके, यानी कि आगे की प्रोसेस जो है वो अमल में ला चुके हैं। अब यहाँ पे गेहूं की फसल अगर खड़ी है तो वाकई में इस युवक ने सही बात कही थी कि गेहूं की फसल इसके अकेले खेत के अंदर जो है वो खड़ी हुई है। इसका रीज़न क्या है वो भी हम जानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अब दो भाइयों का बताया जा रहा है कि दो भाइयों के नाम जो वो ज़मीन है, तीसरे भाई को जो वो वंचित रख दिया गया है। तो अब यहाँ पे जहाँ गेहूं की फसल है वहाँ इस श्रवण कुमार की ज़मीन है। उसके बाद इसके बिल्कुल साथ लगती ज़मीन इसके दूसरे भाई की है। अब उसको क्यों नहीं रोका गया, ये भी एक सवाल है कि उसने जो है वो अपनी फसल निकाल करके अपनी बिजाई जो है वो कर दी है। ये भी सवाल है कि केवल इसको क्यों रोका जा रहा है, दूसरे भाई को क्यों नहीं रोका गया। इसका जवाब भी जो है वो हम लेंगे। चलिए सबसे पहले हम श्रवण कुमार से जानते हैं। भाई साहब, आपने ये कहा था कि आपके जो भाई जिसके लिए ज़मीन दिलवाने की बात कह रहे हैं उसको बेदखल करवा दिया गया था और आपने शायद 2008 में एक 9 में बताया था। सबसे पहले तो हमें वो बेदखल के कागज़ दिखा दीजिए कि कब बेदखल करवाया था। सबसे पहले तो जी नमस्कार। और जो आप कह रहे हैं 2008 में जो मेरे पिता ने उसको बेदखल किया था, सन 1996 में जी वो अलग हो गया था, मेरे पिता ने अलग कर दिया था। उसके बाद में 2008 में मेरे पिता को के ऊपर उसने जानलेवा हमला किया था। ठीक है। उस वक्त मेरे पिता ने उसको बेदखल कर दिया था, उसके ये डॉक्यूमेंट हैं जी। अच्छा, 2008 में किया था बेदखल। ये मैं कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि आपको पूरा दिखाए
यह है कि मेरा पुत्र खेताराम व उसकी पत्नी सुमन जो गांव दड़बा तहसील सिरसा में रहते हैं, दोनों पति पत्नी में शपथकार से 6 साल से अलग रहता था। मेरे कहने से बाहर है, यह लोग मुझे बिना वजह मारपीट करते हैं व परेशान करते हैं। दोनों की गलत आदतें व गलत संगत में रहते हैं। और इसमें यह है, मैं इन दोनों को चल व अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं तथा दोनों उपरोक्त पति पत्नी की में लेन देन का कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ये है जी, ये 22/12/2008 ये तारीख देखिएगा, मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। 22/12/2008 को ये जगदीश कुमार है ना आपके पिताजी का नाम, ये जगदीश के हस्ताक्षर किए हुए हैं। जगदीश कुमार ने जो है वो बेदखल कर रखा है। ये मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो उनका है। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 18/1/2018 में जगदीश कुमार की मृत्यु जो है वो हुई थी। ये कागज़ है और इसमें जो है वो नोटरी, ये देखिएगा अटेस्टेड है, नोटरी है 22/12 इसमें लिख रखा है, अटेस्टेड की स्टैंप लगी हुई है। और पीछे भी जो है वो ये जो नंबर वगैरह, इसका एफिडेविट का नंबर अगर बात करें तो 21-365 22/12/2008 ये जो है वो किया हुआ है। चलिए ठीक है। अब उसके बाद भाई साहब ये बताइएगा कि आपके पिताजी ने आपके 2 भाइयों के नाम ही ये ज़मीन क्यों करवाई? सर जी, 2 भाइयों के नाम ज़मीन करवाने का कारण ये था जी, जो बड़ा भाई था वो सन 1996 में अलग कर दिया, 2008 में उसको बेदखल कर दिया। ठीक है। उसके बाद में 2012 में हमने अपने दादा के भाई से ज़मीन खरीदी थी। उनका नाम था जी गोपीराम। गोपीराम से हमारे पिता के नाम ज़मीन ट्रांसफ़र हुई थी, जिसके पैसे हमारी जेब से लगे थे। हमने अपने पिता के नाम से वो ज़मीन ट्रांसफ़र करवाई थी। ठीक है, यानी कि पैसे कम न लगे। हाँ जी, पैसे इसीलिए। अच्छा। तो उसके बाद में जो तीसरा भाई था वो बोला मेरा हक है, उसने कोर्ट में केस डाल दिया। मेरे पिता ने कहा भी तेरा इसमें ना तो कोई 2 रुपये लगे हुए हैं, किसी भी तरह का तेरा कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, मेरे 2 बच्चों ने पैसे लगाए हैं, तो ज़मीन तो उसी की होगी और मैं तो उन्हीं को दूंगा। मेरे पिताजी ने ये कोर्ट में बयान दिया। उसके बाद में कोर्ट ने फैसला हमारे हक में सुना दिया। तो 2015 में मेरे पिताजी ने वो हमारे दोनों भाइयों के वो ज़मीन नाम करवा दी कि कल को ये तीसरा परेशान ना करे किसी भी तरह से। उसके बाद में जी 2012 के बाद में 2012 में हमारे पिताजी के नाम हुई, 2015 में पिताजी ने हमारे नाम करवा दी। ठीक है। और 2018 में उनकी एक्सपायर हो गए थे वो। और 2021 में कोर्ट का फैसला ये आया था भी कब्जा है जो इन दोनों भाइयों को मिल जाना चाहिए, जिस पर उसने नाजायज कब्जा कर रखा था 1.25 किला 6 कनाल ज़मीन पर। वो 2021 में उसका कोर्ट का फैसला आया था भी ये ज़मीन, इसका कब्जा इन दोनों भाइयों को मिल जाए। अच्छा, अब वो कागज़ दिखाइएगा जो आपने डिग्री करवाई थी। आप कह रहे हैं कि आपने अपने दादा के भाई से जो है वो ज़मीन खरीदी थी, वो कागज़ कहाँ है? ये है जी उस डिग्री का डॉक्यूमेंट। हाँ, क्या है इसमें बताइएगा मुझे, क्या क्या चीज़ कैसे है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसमें कुछ। ये जी मेरे दादा के भाई हैं गोपीराम, ये है मेरे पिताजी के नाम है जो ज़मीन आई है गोपीराम से, उस डिग्री के डॉक्यूमेंट। ये गोपीराम सनोफ मोमन पुत्र मामराज जो मेरे दादा के भाई थे। मेरे पिता जी का नाम है जगदीश पुत्र बूराराम सनोफ मोमन राम। इससे ये साबित होता है भी ये मेरे दादा के भाई थे। अच्छा, मोमन राम से खरीदी है, गोपीराम से। हाँ जी, इस बात से ये साबित होता है ये हमारी दादा लाई नहीं है और ना ही हमारे को ये भूमदान बोर्ड से मिली है, जो पंचायत के लोग बता रहे थे भी ये आपको भूमदान बोर्ड से आपके पिता को मिली है। पिता को ये गोपीराम को जमीन है जो भूमदान बोर्ड से मिली थी और उनसे हमने ये 2012 में खरीदी है। अच्छा। कोर्ट से डिग्री करवाई है। ठीक है। हाँ जी, ये है इस बात की सच्चाई। अच्छा, तो उसके बाद वो फैसला कहाँ है जब ये आप बता रहे थे कि कोर्ट ने उसको जो है वो कब्जा छोड़ने के लिए कहा था, इसी में? जी हाँ जी सर, ये है जी कोर्ट का फैसला। अच्छा, ये है। अब इसमें देखते हैं। ये है द स्टैंड डिग्री कोर्स ऑफ द directed hand over the vacant possession of the shoot property to the plaintiff with the 1 month of passing this judgment। ये है जी
ये कोर्ट का फैसला ये बता रहे हैं कि इसमें जो है वो जो उन्होंने इनके भाई ने जो केस किया था उसमें जो है वो कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि इस जजमेंट के पास होने के 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो उसको ज़मीन जो है वो जो असली मालिक है उनको हैंडओवर करना होगा। उसके बाद जो है वो उनका जो है वो ये एफिडेविट जो है वो एक अपने साइन जो है वो करवा करके अपने बयान जो है वो करवाए हैं कि ये मुरब्बा नंबर 46 किला नंबर 7 में जो है वो जिसका मेरे पास कब्जा है, मैंने उसमें फसल कपास बीज रखी है। फसल कटने के बाद मैं इस ज़मीन का कब्जा जो है वो क्या नाम है ये नहीं ये किसको कब्जा देना था? ये श्रवण नहीं, एक और नाम क्या है? नहीं ये तो और ही कुछ है। हाँ, डिग्री होल्डर को दे दूंगा। मेरे को तो मैंने बताया था अभी 10 तारीख से मैं इधर उधर लुकता फिर रहा हूँ भी। उनके डर से मेरे को मारने की धमकी दे रहे थे, गांव छुड़ाने की धमकी दे रहे थे, जमीन पर कब्जा करने की धमकी दे रहे थे। तभी मेरे को ये बोला गया था कि तेरे को गेहूँ नहीं निकालने देंगे, तेरे खेत की कणक नहीं निकालने देंगे। अगर कोई खेत वाला अगर तेरे खेत में कोई कंपेन लेके जाता है तो उस कंपेन को आग लगा देंगे या उसको 50,000 रुपये जुर्माना लगा देंगे। ठीक है जी। तो मैंने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को कहा भी मेरी कणक निकलवा दो, तो उन्होंने यही बात कहा भी यहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं वो सभी है वो यही देख रहे हैं कि अगर इसके खेत में कोई कंपेन बांटता है तो वो उनको कालू ठेकेदार को फ़ोन कर दें और वो आके मशीन को आग लगा देंगे। इस तरह की बातें चल रही थी। तो ये एक मेरे पास इसके बारे में रिकॉर्डिंग भी है जिसमें उसने कहा है भी भाई मैं तेरी कणक नहीं निकलवा सकता। मेरे पास तो गांव वाला जो खेत पड़ोसी हैं उनका फ़ोन आया था, मैसेज आया था। उन्होंने ये बोला है भी इसके खेत में कंपेन नहीं लगानी, अगर कंपेन लगाओगे तो उस कंपेन को आग लगा दी जाएगी। तो उसके बाद में मैंने एक एप्लीकेशन और दी थी, जिसके बाद चोपटा थाना से कुछ 2 लोग आए थे जो आके मेरे मौके पर कब्जा देख के गए हैं। भी कब्जा मेरे पास है और उन्होंने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोकी और उसके पास में कंपेन चल रही थी। तो उस कंपेन वाले को बोला भी इसकी कणक निकाल दो आप। तो तभी खेत पड़ोसी आ जाते हैं और वो खेत पड़ोसी आके कहते हैं इसके खेत की कणक नहीं निकालनी, कालू ठेकेदार का फोन आया अभी। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग है सारी आपके पास? हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है या ऑडियो है? मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग है। ठीक है, सबसे पहले वो ऑडियो और वीडियो जो है वो देखते हैं, अवेलेबल करवाएंगे ये हमें। वो इस वीडियो में लगा रहा हूँ, देखिएगा जरा। ठेकेदार को फोन आने लग रहे जी बात करो वो करो ठेकेदार को कह भी कंपेन नहीं देगी अब बात कर लागे वो बोल जाइए बात मानने बात को बेरो को नहीं आऊँ के फैसलो काम राम को फैसलो काम राम को नाम करा दो नाम है भी ना। हाँ सही बात है, नाम तो करे आज ही लो जो स्टाफ पर आ रहे जी बात करिए ऐसे चौकर ले बात सीधी हाथ दो तो सरमणु बात कर लो मेरे मत के मंगवा तो ठीक है जी मैं बता दिए। हेलो रमना हाँ जी बोलो। बोलो कोनी पार्टी मोर आऊं ला रही हूँ पार्टी में जनता ही। अच्छा जी, टिक के घरे बैठ जाओ बता दिए था ने मैं तो घर ही हूँ क्या कहा जमीन को देखो फैसलो सुनाया तो फैसलो करना ही पड़ेगा। नहीं तो खेत का नहीं उठ जाओ ना तो सोच लियो फिर हर कहीं भेम औरंग फैसला सुनाया डेर फैसला सुना के ना क्या तो बेटा बता दिए तूने गाँव में फैसलो है टिक के घरे बैठ जा। अच्छा। गाँव छोटे तो छोड़ दे मेरे को नहीं थारो फैसलो ही अभी 3 किला महंगा हो गया ये बात की। अगर जे देंगे 1 किलो नाम करा दे 2 किला 13। अच्छा हाँ नहीं तो 3 गाँव बाबा 3 महंगा होगा। अच्छा जी बिल्कुल है एकदम जी। मारा 5-25 लाख भी माना कौन मिले बात है बिल्कुल गिरकी कौन कटा जमा के नहीं जी सब टकाना पहली पंचायत में दोनों का मेयर होती गलती की भी होती ज्यादा गलती की मेयर कौन करूं। तो अंकल जी थारो को मतलब यही है अभी 5-25 मार लाख रुपए कौन मिले आदमी करे हाँ कौन 300 सारा फैसलो है पूरा गांव हो फैसलो को नहीं अंकल जी मारा लाख भी माना कौन मिला ही बात है। बहुत तो सुनेंगे लगड़ा और लाग जाएगा और सुने ना और लाग जाएगा और लगने देगा ये तरह की तो अंकल जी मारे तो पल्ले ही कोने लगा वहां तो
तो पल्ले तो भैया लगाना पड़ेगा अस्पताल में, थाने में, अस्पताल में लगाना पड़ेगा। या आ तेरी रही तो अब आप खेती को फैसलो कर रहे हो, अच्छा। आप वो फैसलो क्यों? नहीं अंकल जी, मैं तो फैसलों पश्चिम सरके ना थारी बात पश्चिम सरक्या ना तो कौन सर क्यों? तो मैं तो थाना ही बात की बैंक किलो पंतिया मैंने किलो दे दो हमारा 5-25 लागड़ा तो दिराओ कम कम है। बात सारी हो ली तन सारा तेरा मेरा काट लिया, समझे भी? अब तेरा कल सुनेंगे, अक्ल आज तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी। हाँ तने बता दी, आराम आज दिन गाजी आगे बैठ के बात कर ले, बता दी दिन में दोनों बजे आ जाओ। अब तक फैसला उसके, नहीं तो 3 किला कौन बांध दी और बता दी काम भाव को। नहीं तो मानने खेतियों को रहे हो, खेतियों फैसला को रहे हो, मानने मारा लागड़ा दिराऊगा आपको नहीं पंजी को दूं यार और डांग दूंगा। अच्छा जी। और बता दी हाँ तेरा कभी भेम हुए गाम देखो, मेरे गाम तो में आगे मांग ले, तने के काम को मांग ले या करा दियो। अंकल जी मेरे तो क्या भैम करे, ठीक है ना? मेरे तो अंकल जी क्या भैम करे ना भेम काट दे तू बेटा, बाद में कही और मन सारो बेर है भेम काट दे अंकल जी। बता दी सारा आगे मारी के औकात है भेम काटने वाली। तो तेरी औकात ना है ना तो दिन गाया अब पार्टी में नहीं तो 2 घंटा बाद में आ जा मेरे, 2 घंटा बाद में आ जाऊंगा। अरे तू खेत में मैं खेत नहीं आ जाऊंगा बटे। तो अंकल जी खेत में तो थे पाछो गाली दियो जो मैं तो आएगी पहले ही। मैं आ जाऊंगा भाई, तो दूसरे खेत में और आ जाऊंगा बता, मैं पाछो को नहीं उठूंगा, मैं बात हूँ मैं बता दी मैंने। तेरे दिमाग में फितूर हो रही है ना अंकल जी मेरा कोई फितूर कौन दिमाग में, तो फितूर को नहीं तो ना 2 घंटा बाद फितूर में है, आ जी। ना फितूर है ना मेरा डोल है फितूर वाला। नहीं फितूर है तो भैया काट देगा, अब बता देने फितूर ना रखी, फितूर काट दूंगा। चलो ठीक है जी। एक सवाल ये आता है कि आप ही को टारगेट क्यों किया जा रहा है, जब आपके भाई की आपके साथ में ज़मीन है उतना ही उसी का कसूर है जितना आपका बता रहे हो, ठीक है? तो उसने बिजाई कर ली, आपने क्यों नहीं की, उसको क्यों नहीं रोका फिर उन्होंने? उसने तो जी ये ज़मीन आप देखो, ये आ रहा और ये जो ज़मीन है सरसों जो कर्चे खड़ी हैं, ये ज़मीन उसने छोड़ रखी है उनके डर से। अच्छा। उनका कोई ना कोई आदमी हमारे को ये धमकी देता है भी जान से मार देंगे, गांव से निकाल देंगे, लगातार ये पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। भी आपको ज़मीन 1 किला ज़मीन देनी ही देनी पड़ेगी। अच्छा। आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, आपको ज़मीन देनी ही पड़ेगी। अगर ना मानोगे तो उसके बारे में मेरे पास एक वो है ऑडियो रिकॉर्डिंग है, वो भी आपको दे दूंगा। भी अगर ना मानोगे तो आपके आड़ पाँव तोड़वा दी जाएंगे, आपके खेत पर सारी 3 किलों पर कब्जा कर लिया जाएगा, आपको गांव से निकाल देंगे, जान से मार देंगे। इस तरह की बातें हैं जो उसके अंदर मेरे पास रिकॉर्डिंग में भी है। अच्छा, जो तो आपके भाई ने मतलब कि उनके डर से ये ज़मीन छोड़ दी और आप छोड़ना नहीं चाहते? जी सर, बात यही है। वो जो दूसरा भाई है वो ये कहता है भी इतने बड़े लोग हैं, इनके सामने अपना कुछ नहीं बैठेगा, अगर ये मार के हमारे को कहीं पर डाल देंगे ना तो अपने इनके खिलाफ तो FIR तक दर्ज नहीं होगी। और यही बात जो है मेरे को भी कही जा रही है। तो मैंने तो यही कहा है भी अगर इसी तरह से अगर कोई मारेगा, मेरी कोई प्रॉपर्टी छीन लेगा, मेरे पिता की दी हुई, हमारी खरीदी हुई, तो फिर मरना ही बेहतर है ऐसे हालात से। तो अच्छा, तो अब एक सवाल ये भी आता है कि जो आपके भाई हैं, जो खेताराम बताया गया नाम, उस खेताराम की इतनी फेवर फिर वो लोग क्यों कर रहे हैं, आपकी फेवर क्यों नहीं कर रहे हो, उसकी फेवर क्यों कर रहे हैं इतनी, अगर इतना ही गलत आप उनको बता रहे हो? तो ये तो जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पर्सनल रंजिश है। जो खेताराम है वो उनके पास रहता है, ठीक है जी, हमारे आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं भी उनके कोपड़े चकता है। अच्छा, ठीक है जी, उनके पास रहता है और जो वो कहेगा उसकी सपोर्ट में इसीलिए वो आए हुए हैं। और मेरे साथ रंजिश ये है भी वोट ना देने की रंजिश को अंजाम दिया जा रहा है। अच्छा। उनकी पर्सनल रंजिश तो ये है भी मैंने उनको वोट नहीं दिया और खेताराम उनके पास रहता है, इसीलिए ये एक खास पंचायत की तरह पूरे गाँव का फैसला बना दिया गया। अच्छा, ये वो एक बयान भी उनका आया था संतोष बेनीवाल का कि आपस में भाइयों का जमीनी विवाद है, उनको वो बिना वजह के जो है वो बीच में घसीट रहे हैं। जी सर, मैं तो यही कह रहा हूँ भी जो मैंने बयान दिए थे पहले भी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो आके, तो मैंने उसमें संतोष बेनीवाल के खिलाफ कोई मामला दर्ज करने की या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोई मीडिया से मांग नहीं की थी और ना ही मैंने प्रशासन से मांग की थी। मैंने तो यही मांग की थी भी मेरे परिवार की जान की रक्षा की जाए और मेरी रक्षा की जाए और मेरे को खेत में कब्जा होने से बचाया जाए। अगर प्रशासन
या मीडिया के थ्रू अगर मैं अपनी फसल किसी तरह से कटवा भी लेता हूँ तो आगे मैं फसल की बिजाई मेरे को नहीं करने देंगे वो लोग। इसीलिए मैंने तो ये गुहार लगाई थी एप्लीकेशन के ज़रिए भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी मेरे ज़मीन कब्जा होने से बचाई जाए और मेरी रक्षा की जाए। नहीं तो अगर आपको वो धमकी दे रहे हैं तो उसमें FIR करवाने में क्या दिक्कत है आपको? मेरे बात ये है जी, मैं तो हूँ एक 1.5 एकड़ का किसान। एक एक्सीडेंट के दौरान मेरे कमर में चोट आई हुई है, इससे ज़्यादा मेहनत वाला मैं काम कर नहीं सकता। मेरे जो घर का गुजारा है वो सिर्फ इस 1.5 एकड़ ज़मीन से चलता है, ठीक है। और वो बहुत बड़े लोग हैं जिनकी पहचान भी मेरे ख्याल से पूरे भारत में पहचान है। उनका और मेरा मुकाबला क्या है? मैं उनसे किसी भी तरह से उलझना नहीं चाहता जी। और मैं तो हाथ जोड़ के संतोष बेनीवाल जी से भी यही कहूँगा कि मेरा इस मामले से ना आपसे कोई इसी तरह की कोई दुश्मनाई है, ना मैं कोई राजनीतिक आदमी हूँ। मैं सिर्फ एक 1.5 किले का गरीब किसान हूँ। जो आप नाजायज़ कर रहे हो वो मेरे साथ ना करो। मेरी आपके साथ ना ही तो कोई दुश्मनाई है और ना ही मैं किसी तरह की कोई राजनीति करना चाहता। तो वो ये कह रहे हैं कि पंचायत में फैसला हुआ था, पूरा गांव ये कह रहा है कि आपने जो वो गलत किया, जो वो गलत तरीके से या धक्के से जो अपने पिता से अपने नाम ज़मीन करवा ली, उस अकेले को छोड़ दिया। तो जी वो तो सारे डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। जो भाई जो आप ये देखो, जो सन 1996 में अलग हो गया, 2008 में उसको बेदखल कर दिया और 2012 में जो हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, क्या उसका कानूनी सामाजिक किसी भी तरह से उसका कोई हक बनता है क्या? मैं तो ये इसीलिए मैंने कागज़ दिखाए हैं जी। भी जो प्रॉपर्टी वो 15-16 साल पहले अलग हो गया था, उसके बाद में वो बीच में उसको बेदखल भी कर रखा है। उसके बाद में जो मेरे पिताजी के नाम से हमने ज़मीन खरीदी थी, उसमें लीगली या अनलीगली या सामाजिक किसी भी तरह से उसका कोई हक बनता है क्या? ठीक, चलिए शुक्रिया। तमाम अपनी बातें जो है वो, जो अपना दुख है वो इस किसान साथी ने बताया है। और खेत की अगर बात करें तो खेत में फसल जो है वो ऐसे की ऐसे खड़ी हुई है। तो इन तमाम सवालों पे, इन तमाम आरोपों पे संतोष बेनीवाल और उनके पति जो हैं नंदलाल बेनीवाल, वो क्या कुछ कहते हैं, चलिए उनसे जानते हैं। जो दड़बा कलां गांव का श्रवण कुमार था, उसने सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि पे जो है वो तमाम आरोप लगाए थे। तो उन तमाम आरोपों पे जो है वो उनका रिएक्शन जानने के लिए दड़बा कलां की बहुत चर्चित सरपंच जो है वो संतोष बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। मैम, आपके गांव का एक किसान है, वो आप पे आरोप लगा रहा है कि उसको जो है वो ज़मीन कब्जाने की धमकी जो दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि उसके पिता ने उनके नाम ज़मीन करवाई थी, लेकिन उसी के एक भाई जिसको बेदखल किया हुआ है, उसको आप ज़मीन देने के लिए जो है वो फोर्स कर रहे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो जी, जो ये आज बोल रहा है, ये जो इनकी ज़मीन है ये ना तो इसकी खरीदी हुई है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़मीन इनकी नहीं है। ये जो पीछे जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने इनको जैसे भूमि दान में दी थी और वही ज़मीन है। और जो इसके जो पिताजी थे वो जो दूसरे भाई के पास रहते थे, उनका जो बीमार हुए तो इसके पास आ गए। तो इसने उनको बहला फुसला के वो ज़मीन नाम करवा ली, दूसरे भाई का हिस्सा। और फिर दूसरे भाई को पता लगा तो इसने ये किया कि जो 2 भाई हैं वो एक ही ससुराल है उनका, इकट्ठे गए वो। तो दूसरी उसकी जो बहू थी उससे पता लगा, तो उसके बाद में जैसे भी ये खुलासा हुआ तो उसने दूसरे भाई को और ये ज़मीन आदि नाम करवा दी और इसको बाइकआउट कर दिया। तो इसके बाद में जैसे भी इसने जो भी है भी इसमें आई बात कि इनका फैसला करवाना है। क्यों, पंचायत पहले भी बहुत बार हो चुकी है इनकी, कोई फैसला नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जैसे भी है इन्होंने इकट्ठे किए और बीच में भी आए थे आदमी, तो उन्होंने जैसे भी है पंचायत करके भी फैसले के लिए कहा कि इनका फैसला करवा दो। तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बावजूद जो भी फैसला था वो मेरे गांव का फैसला था, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता नहीं था। जो भी है भी क्या कुछ था क्या ना, जैसे गांव वालों ने बताया उसके बाद में हमने पता किया कि क्या भी सही है क्या गलत है। तो उसके अंदर ये गलत है। हाँ जी। और जो फैसला दिया वो गांव ने फैसला दिया था, उसके बाद में ही जो सरपंच का फैसला सुनाया गया था। अभी आपने कहा कि भूमि दान के तहत उनको जो है वो दान में मिली हुई थी, लेकिन उन्होंने जो वो हमें कागज़ दिखाए, डिग्री की हुई है, वो कह रहा है कि उसके दादा के भाई से जो है वो ज़मीन खरीदी थी और उसने अपने पिता के नाम करवाई थी और उसके पिता से जो है वो उसके पास ज़मीन आई है।
और रही बात आप गलत करने की कह रहे हैं, तो उसका कहना है कि उसका जो भाई था जिसके नाम अभी नहीं करवाई है, वो उसके पिता को मारपीट करता था। उसके बाद वो उसके पास गए और उसके पिता ने उसको अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल भी करवाया हुआ था। तो ऐसे में उसका हक कैसे बन जाता है? नहीं नहीं, ऐसा जो ये जमीन है ये पहले ही खेताराम भी ये बाता था, या ऐसा ही कुछ था कि उसकी जमीन है ही नहीं तो पहले उसको क्यों दे रखी थी। और उसके बाद में जैसे भी है उसका बाप था वो उसके पास ही रहता था, इसके पास गया, उसके बाद में थोड़े दिन बाद में वो एक्सपायर हो गया। तो देखो ये तो इसकी सोची समझी साजिश होगी, कुछ ना कुछ जो इनसे नाम करवाया वो जो भी करवाया है, पर वो जो हकीकत तो ये है कि वो जमीन पहले उसके जो दूसरा भाई था केताराम उसके पास थी। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो बहला फुसला के नाम करवा सकता है तो वो बेदखल भी करवा सकता है? हो सकता है। देखो बाप के साइन, बाप को होश नहीं था उस टाइम, भी कुछ भी करवा सकते हैं। भी उसका तो अंगूठा लगना था, वो ना पढ़े लिखे थे ना कोई और था। तो सारा मेरे को तो ये लग रहा है कि सारा इसी का करा हुआ है कि कल को ये बात है जो जमीन है वो तेरे हक में आ जाए सारी। और जैसे ही दूसरे भाई को पता लगा कि ये जमीन सारी इकट्ठा नाम करवा रहा है तो उसके बारे में फिर इसने उसको आधा हिस्सा दे के और उसको और दिया। आज के दिन वो दूसरा भाई भी उसका जो हिस्सा है वो दूसरे भाई को देने के लिए तैयार है। आप जाके भी दूसरे भाई से भी आप बात कर सकते हो। हाँ, दूसरे भाई से हमने की थी बात है, लेकिन वो ऑन कैमरा मना कर दिया उसने। लेकिन हम खेत में भी गए थे, वहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने ज़मीन का हिस्सा जो वो छोड़ा हुआ है। लेकिन जब उससे पूछा गया श्रवण कुमार से तो उसका कहना है कि दबंग लोग हैं, उनसे डर के मारे जो है वो इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, तो उसने जो है वो डर के मारे छोड़ दिया। नहीं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो उसकी मुंह से बोली हुई बात है, ना तो हम कुछ इस तरह का कुछ कर रहे हैं ना कोई और, ये तो बनाई हुई बातें हैं। हमें पता नहीं ये कैसे क्या हो गया, कैसे कर रहा है, हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही। क्यों अच्छी तरह पंचायत हुई थी और पंचायत के बाद में जो फैसला दिया गया उसके बाद में दोबारा फिर आया ये, जैसे ये पहले ये पंचायत छोड़ के गया, उसके बाद में इसने टाइम मांगा कि मेरे को 2 दिन का टाइम दो, उसके बाद में फिर पंचायत होती है दोबारा। पंचायत के अंदर इसको हर तरह से कहा जाता है कि तुम तीनों भाई हो, अपना फैसला कर लो, किसी भी तरह करो, सुलझाओ, जब इससे भी है। एक उसने आरोप मैम ये भी लगाया है कि एक वीडियो है, उस वीडियो में कंबाइन से जो गेहूं निकालने की बात कह रहे हैं और वो कह रहा है कि सरपंच निकालने नहीं दे रहे हैं या आपके पतिदेव का नाम लिया जा रहा है। और उस वीडियो में ये भी बताया जा रहा है कि कालू ठेकेदार का फ़ोन आया, इसकी गेहूं नहीं निकालनी है। एक ऑडियो उसने भेजी है जिसमें ये कहा गया है कि आपके हस्बैंड जो है नंदलाल जी, उनके द्वारा उनको जो है वो धमकाया जा रहा है। वो जी जो आज वो ऑडियो रखी हुई है उसने, मैं सारा आपको हकीकत में बता रही हूँ, कुछ इसमें गलत नहीं होगा। आप कहीं भी जैसे भी चेक करवाना वो आप करवा सकते हो। जो ऑडियो है वो उस दिन की है जिस दिन ये पंचायत छोड़ के गया था, और फिर ये तीनों जो किले हैं उसके अंदर खाद डालने के लिए गया था। तो अब ये बताओ, जब सरपंच के पास आया है, इतनी पंचायत छोड़ के जा रहा है और फिर वो जबरदस्ती से उस किले में जा रहा है, तो लड़ाई तो इनकी होगी आपस में। तो हम क्या करेंगे, उसको यही कह सकते हैं कि ये उल्टे काम मत कर, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। और क्या करेगा सरपंच बताओ, आपस में सलटाने का काम कर रहे हैं तो वो सलटा नहीं रहे और फिर जबरदस्ती वहाँ पे जा रहा है, तो कल को सरपंच की कौन मानेगा। अभी आपने कहा था कि वो जो है वो नहीं कर रहा है, वो न जाने किसकी या शय में आकर के या क्यों उसने ऐसा किया है, तो आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है? देखो ये आज मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, जो हकीकत है वो अपने मुंह से बता देगा कि क्या है क्या ना है, वो तो उसी का है। क्योंकि मेरे को उसको जो फैसला था उसका दोबारा अभी करवाना था। क्यों मेरे पास कई जन जैसे आके चले गए कि आप सरमन को बुलाओ और उसके बाद में उसका दोबारा फैसला करवा दो। कोई बात नहीं, एक बार पंचायती ज़मीन की मिनती चल रही है, उसके बाद में उसको बैठा के दोबारा फैसला करवा देंगे। क्यों भाई भाइयों का मैटर है, देखो इसमें सरपंच का क्या लेना है। हम तो जो जैसे सरपंच चुनना है तो वो जैसे आपसे भाईचारा रहे और जो हक है इनको मिले, इसी के लिए है। कोई ऐसे थोड़ी है कि हम क्या या वो उनके साथ कोई ज़बरदस्ती करके थोड़ी कुछ करवाएंगे। हाँ जी। ठीक है, तो मैम एक जो है वो ये भी उसका कहना है कि सरपंची के इलेक्शन में वोट नहीं दिए, उसकी रंजिश है। दूसरा जो उसका भाई जिसको आप ज़मीन दिलवा रहे हो वो आपके यहाँ पे रहता है, आपके जो वो कप उठाता है कप धोता है, इस तरह से कुछ उसने कहा था कि उसकी फेवर इसीलिए जो है वो की जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनका ना तो हमारे साथ कभी लिंक था और ना ये हमारे साथ कभी आई।
और आज तक भी हमारे घर में इनकी कोई एंट्री नहीं है, ना कोई आता है। देखो आज मैं सरपंच बनी बैठी हूँ तो मेरे तो सारे एक समान है, चाहे कोई भी आओ कोई भी जाओ। और कब दौड़ने की बात करता है तो हमारे ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये हमारे घर आके किसी ने काम किया है। तो ये इनका मैटर है, ये देवीलाल भाई साहब के और पवन बेनीवाल के जरूर रहते हैं। हमारी साइड से कुछ ऐसा नहीं था कि हमारे ये रहते हैं। फिर भी जैसे देखो हमने फैसला करवाना चाहे, ये तो इनकी मर्जी है, फैसला करें या ना करें। तो आने वाले समय में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि अभी ग्रीवेंस में भी जो है ये आपके खिलाफ शिकायत इसने दी है और एसएचओ के खिलाफ भी शिकायत दी है, और अब पंचायत स्तर पे जो है वो क्या आगे कदम उठाया जाएगा ताकि ये विवाद ज़्यादा ना उलझे? देखो मैं तो पहले भी यही बात कहती हूँ कि जी जो मेरा घर है, इस घर से पंचायत जैसे भी खड़ी होके जाती है और फैसला लेके जाते हैं, वो जायज़ होगा, नाजायज़ नहीं होगा। आज भी वो फिर मेरे दरबार आता है दोबारा, तो मैं यही कहूँगी जो फैसला होगा वो जायज़ होगा, नाजायज़ मैं नहीं करूँगा। हाँ जी, ठीक है, चलिए शुक्रिया मैम बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जब हमने वहाँ खेत में जा रहे थे उस युवक के पास, तो उस समय गांव के अंदर जो है वो कुछ एक लोगों से बातचीत की कि आखिर पूछा तो जाए मामला क्या है, क्या मैटर है। तो गांव के लगभग जो है वो लोगों ने यही बताया था कि पंचायत में जो है वो इनका समाधान हो चुका था, फैसला हो चुका था। उसके बाद जो है वो न जाने ये श्रवण कुमार जो है ऐसा क्यों कह रहा है। जब श्रवण कुमार से ये बात की गई कि पंचायत में आपका फैसला हो चुका था, गाँव के लोग सभी जो है वो एक साथ यही बोल रहे हैं कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं। तो उनका साफ तौर पे श्रवण कुमार का ये कहना है कि वो भी इन चौधरियों के दबाव में है, सभी लोग जो हैं वो दबाव के कारण जो है वो कुछ ऐसा नहीं बता रहे हैं। खैर सरपंच साहिबा से भी हमने बातचीत की और जो शिकायत करता है उससे भी हमने बातचीत की। जो तमाम तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, जो प्रूफ हैं, वो भी हमने आपको दिखाए कि किस प्रकार से जो उसने अपने प्रूफ रखे हैं और उसके बाद जो आरोप सरपंच साहब पे लगाए हैं, इन्होंने जो वो उन तमाम आरोपों पे क्या कुछ कहा है। खैर आने वाले समय में ग्राम पंचायत की यही कोशिश जो है वो रहेगी। सरपंच साहब का कहना है कि इस मामले को जो है वो अति शीघ्र सुलझा दिया जाए ताकि भाई भाई के बीच में जो है वो दरार पैदा ना हो और इस मामले को जो है वो ज़्यादा और तूल ना दिया जा सके। इसलिए पंचायत स्तर पर और प्रशासन के सहयोग से जो इस मामले को अति शीघ्र समाधान करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।